मुहर्रम से पहले यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। पुलिस सड़कों पर है और फ्लैग मार्च कर रही है। हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। संदेश साफ है कि कोई भी धार्मिक आयोजन कानून के बाहर नहीं जाएगा, न सड़क जाम होगी, न नियम टूटेगा। माहौल बिगाड़ने की जरा भी कोशिश हुई तो फिर सीधी कार्रवाई की जाएगी। योगी फोर्स कमर कस चुकी है। संभल में तैनात पुलिस की पैनी नजर है। अयोध्या की गलियों में फ्लैग मार्च किया। बरेली और लखनऊ में निगरानी हो रही है। पूरे यूपी में ताजिया पर नो तेवर वाला अलर्ट है। संभल में मुहर्रम को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। ताजिया निकालने को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। संकेत साफ है, धार्मिक परंपराएं अपनी जगह, लेकिन कानून सबसे ऊपर है। हर गली, हर रास्ते की निगरानी हो रही है। राम की नगरी में अब राम राज्य वाला अनुशासन है। अयोध्या में पुलिस का फ्लैग मार्च बताता है, ताजिया के नाम पर अब कोई बेकाबू भीड़ नहीं चलेगी और हर कोने में कानून की मौजूदगी है। पुलिस प्रशासन ने बता दिया है, त्योहार के नाम पर अराजकता नहीं चलेगी। बरेली में भी ताजिया को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। शहर के इलाकों में अधिकारी फोर्स के साथ ग्राउंड जीरो पर उतरे और उन्होंने लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया। लखनऊ की सड़कों पर जब फोर्स उतरी, फ्लैग मार्च ने बता दिया, अगर ताजिया के नाम पर कानून तोड़ने की कोशिश की तो योगी फोर्स पीछे नहीं हटेगी। वहीं एक दिन पहले सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की थी और उन्हें कायदे से समझाया कि मुहर्रम पर ताजिया जुलूस के दौरान क्या करना है, क्या नहीं करना है। ताजिया जुलूस के दौरान अराजकता फैलाने की कोशिश करे तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पर्व के नाम पर नई परंपरा नहीं चलने दी जाएगी। जुलूस को शस्त्र प्रदर्शन नहीं करने की हिदायत दी गई है। जुलूस के दौरान ऐसी कोई हरकत न हो जिससे दूसरे धर्म की भावनाएं आहत हो। मतलब ताजिया निकलेगा, लेकिन अपने दायरे में, न कोई हंगामा, न कोई अराजकता। ताजिया के नाम पर सड़कें नहीं रुकेंगी और न ही शहरों की शांति। उत्तर प्रदेश में ताजिए को लेकर फिर से लकीर खिंच चुकी है। कुछ सरकार की गाइडलाइंस का विरोध कर रहे हैं तो कुछ योगी सरकार के फैसले को सही कह रहे हैं। लेकिन मुसलमान समुदाय के लोग अब ताजिया की तुलना कांवड़ यात्रा से कर रहे हैं, क्योंकि सीएम योगी का क्लियर कट मैसेज है, ताजिया निकालो लेकिन शांतिपूर्वक, जिसे लेकर मुजफ्फरनगर में मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए और हिंदू मुस्लिम त्योहार में भेदभाव का आरोप लगाने लगे। सबको फंडामेंटल राइट है, उस राइट को जो है हमारे अतिक्रमण ना किया जाए और जो और समाज के जो है कावड़ का वो प्रोग्राम चलेगा तो उस कावड़ के प्रोग्राम में भी डीजे वगैरह का यही गाइडलाइंस अगर फॉलो करें तो हमको अच्छा लगे। हर धर्म में ऐसे लोग हैं जो कानून का सम्मान करते हैं और मुस्लिम समाज से भी ऐसे लोग सामने आए हैं जिन्होंने कहा है कि सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है वो सही है। हम लोग जो है अमन पसंद कौम है, हम लोग सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करते हैं, उनकी गाइडलाइंस को भी फॉलो करते हैं। हमारे समाज के अंदर कोई भी इस तरीके का काम नहीं होता। लेकिन लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने खुलकर गाइडलाइन का विरोध नहीं किया और इतना कहा कि जब गाइडलाइन जारी की गई है तो माननी पड़ेगी ही। माननी पड़ेगी, सरकारी गाइडलाइन को तो माननी पड़ेगी। माननी पड़ेगी। सरकार के साथ हैं हम, अपने उससे पूरा कोशिश करेंगे साथ दें। अब यूपी में वो मॉडल नहीं चलता। यहाँ लाइन कानून खींचता है और जो उसे लांघता है उसे वही कानून जवाब देता है। ताजिया पर गाइडलाइन है और जो गाइडलाइन से बाहर जाने की सोच रहे हैं उन्हें समझ लेना चाहिए, त्योहार मनाने की आजादी है लेकिन कायदे में। यूपी पुलिस ने राजधानी लखनऊ को दहलाने की एक बड़ी साजिश का भंडाफोड़ किया है। मलिहाबाद इलाके में छापेमारी कर रही यूपी एटीएस ने एक हकीम को हथियारों और कारतूस के बड़े जखीरे के साथ गिरफ्तार किया है। लाला के पास से माउजर पिस्टल, कट्टा, एयरगन जैसे दर्जनों हथियार मिले हैं। साथ ही अलग अलग असलों के लगभग 150 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। छापेमारी के दौरान 3 थानों की पुलिस यहां मौजूद रही। अब सवाल ये उठता है कि क्या ताजिए के दौरान दंगा भड़काने की कोशिश की जाने वाली थी या फिर कांवड़ यात्रा को दहलाने की साजिश रची जा रही थी जिसमें असामाजिक तत्वों को ये हथियार देकर दंगा फसाद कराए जाने की मंशा थी। दरअसल पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की थी। देर रात यूपी एटीएस की टीम इलाके में पहुंची तो लोग चौंक गए। पेशे से हकीम और शहद का कारोबार करने वाले सलाहुद्दीन उर्फ लाला के यहाँ छापा पड़ने की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने सलाहुद्दीन के घर से 3 पिस्टल, 3 कट्टा, 1 राइफल, 7 एयरगन, 315 की 18 कारतूस, 68 0.22 मिलीमीटर कारतूस, 40 खोखा, 30 कारतूस, 312 बोर, 3 कारतूस, 2 जिंदा और 1 खोखा, 2 छुरी, 1 आरी, हिरण की खाल, असलहा बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। इतनी संख्या में ये अवैध और आपत्तिजनक सामान मिलने से पुलिस भी सकते में है। यहाँ तक कि पड़ोसियों को भी यकीन नहीं हो रहा। वाइफ उनकी टीचर हैं? जी टीचर है और उनकी लड़की पढ़ती है और एक बाहर में शादी हो गई है सर। पुलिस ने पत्नी और बेटी के अलावा एक और शख्स को हिरासत में लिया है।
जो सूचनाएं मिली थी उस पर काम करते हुए सलाउद्दीन उर्फ लाला सन ऑफ शहाबुद्दीन जो मलिहाबाद क्षेत्र का ही है, इस व्यक्ति को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। पुलिस को शक है कि मुहर्रम पर राजधानी को दहलाने के लिए ये हथियार जमा किए गए थे या फिर कांवड़ यात्रा को लेकर साजिश रची जा रही हो, या हो सकता है हकीम असलहों का कारोबार करता रहा हो। बिहार की सियासत में तेजस्वी यादव अब पूरी फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। इस बार उन्होंने मिथिलांचल के साथ साथ मगध को भी साधने की कोशिश की है और इसी थीम पर कैंपेन सॉन्ग भी लॉन्च किया है। इस गाने में तेजस्वी यादव को केंद्र में रखकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की है। गाने का टाइटल है तेजस्वी ही आएंगे। इस थीम सॉन्ग में वादों की बौछार है, रणनीति है और मौजूदा नीतीश सरकार को चुनौती देने के मकसद से फिल्माया गया है। वैसे तो बिहार की राजनीति हमेशा से जातिगत समीकरणों और गठबंधनों की जटिल बिसात रही है, लेकिन इस बार बिहार की सियासत में माहौल अलग है, क्योंकि नीतीश कुमार को चुनौती देने के लिए तेजस्वी यादव खुद मोर्चा संभाल चुके हैं। ये सॉन्ग न केवल राजद की रणनीति को दर्शाता है, बल्कि बिहार के सियासी समीकरणों में लालू राज से अलग तेजस्वी यादव के चेहरे को चमकाने की भी कोशिश है। आरजेडी कांग्रेस के साथ अपने गठबंधन सहयोगियों को ये बताने की कोशिश कर रही है कि नीतीश से टक्कर लेने के लिए तेजस्वी ही प्रबल दावेदार हैं। महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ी करवट जिसे कहा जाए कि अभी हो सकती है, बदली जा सकती है। ठाकरे ब्रदर्स यानी राज और उद्धव ठाकरे एक साथ एक मंच पर दिख सकते हैं और दावा यह भी किया जा रहा है शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत के द्वारा, जिन्होंने एक पोस्ट के जरिए महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया है। अगर ये दावा सही है तो ये एनडीए को परेशानी में डाल सकता है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में आदेश जारी किया था, जिसमें मराठी और अंग्रेजी भाषा के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक तीसरी भाषा के रूप में हिंदी की पढ़ाई को अनिवार्य करने की बात की गई थी। हिंदी भाषा अनिवार्य करने को लेकर राज ठाकरे नाराज। 7 जुलाई को मोर्चा निकालने का किया था ऐलान। उद्धव ठाकरे ने भी इसी मुद्दे पर 6 जुलाई को विरोध का किया ऐलान। संजय राउत ने दोनों भाइयों के बीच मध्यस्थता की। 5 जुलाई को दोनों भाई एक साथ एक मंच पर दिखेंगे। मराठी मानुष को लेकर शुरू से राजनीति करने वाले राज ठाकरे ने 7 जुलाई को इसके खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। दूसरी ओर 6 जुलाई के लिए उद्धव ठाकरे ने कमर कस ली। दोनों भाइयों का मुद्दा एक ही था। संजय राउत ने जो पोस्ट लिखा है उसके साथ एक तस्वीर भी लगाई है, जिसमें उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ दिख रहे हैं। संजय ने आगे लिखा, महाराष्ट्र की राजनीति में आखिर एक बार फिर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आने जा रहे हैं। 19 साल के बाद दोनों भाइयों की एक साथ होगी एंट्री। ये संकेत दोनों भाइयों के बीच बढ़ रही नजदीकियों का संकेत है। लेकिन सवाल क्यों आ रहे साथ? 19 साल बाद महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे परिवार का दबदबा कम होता जा रहा है। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से शिवसेना छीन ली। एमएनएस की ताकत भी धीरे धीरे कम होती गई। पहले मेडिकल कॉलेज तो अब लॉ कॉलेज। कोलकाता से एक बार फिर गैंगरेप की भयावह घटना सामने आई है। आरोप है कि लॉ स्टूडेंट के साथ 3 लोगों ने मिलकर दरिंदगी की और इनका पॉलिटिकल कनेक्शन भी अब सामने आ रहा है। और इसी कनेक्शन के बाद टीएमसीपी के दफ्तर पर छात्रों ने धावा बोल दिया, विरोध प्रदर्शन करने लगे और तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के पोस्टर भी फाड़ दिए। पीड़ित की शिकायत पर मुख्य आरोपी मोनोजीत, जो कॉलेज का पूर्व छात्र है। घटना 25 जून की है। पुलिस के मुताबिक गैंगरेप की घटना कॉलेज के अंदर हुई। पीड़िता को लॉ कॉलेज के रूम में बुलाया, यूनियन में जनरल सेक्रेटरी के पद का वादा किया और फिर बारी बारी से वारदात को अंजाम दिया। अब कोर्ट में पेशी के बाद आरोपियों को 1 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। छात्र राजनीति करता है टीएमसीपी का, तो उसी में उसका क्या है, वो कॉलेज में थोड़ा बहुत जान पहचान है, पॉपुलर है। तो एलिगेशन है लड़की के साथ बहुत दिन जान पहचान थे, उसके साथ बहुत अच्छा रिलेशन था, लेकिन एलिगेशन दिया है 25 को, उसमें तो गैंगरेप का एलिगेशन दिया हुआ है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाद एक और कॉलेज में गैंगरेप की घटना से कोलकाता में हड़कंप मच गया है। लॉ कॉलेज की एक छात्रा के साथ दरिंदगी की घटना ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जगन्नाथ यात्रा के दौरान बवाल खड़ा हो गया। लाउडस्पीकर लगाने के विवाद में पुलिस और महंत ही आमने सामने आ गए और इसके बाद लोगों ने पुलिस पर अभद्रता का आरोप भी लगाया और सड़क पर ही धरना प्रदर्शन करने लगे, पुलिस के खिलाफ नारे लगाने लगे और महंतों से माफी की मांग करने लगे। दावा है कि रथ यात्रा में लाउडस्पीकर लगाने की मनाही थी, बावजूद यात्रा में लाउडस्पीकर लगाए गए, जिसे उतरवाने गई पुलिस को लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया। इसी दौरान चौकी इंचार्ज और महंत के बीच नोकझोंक होने लगी। इस घटना से गुस्साए लोग सड़क पर उतर गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पनकी मंदिर के महंत कृष्णदास ने घोषणा की है, जब तक दरोगा के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती रथ यात्रा आगे नहीं बढ़ेगी। हालांकि कुछ पुलिसकर्मी माहौल को भांपते हुए लोगों को समझाते भी नजर आए।
इधर लाउडस्पीकर विवाद के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। महंतों से अभद्रता के खिलाफ वो सड़कों पर हैं और माफी की मांग पर अडिग है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए यूपी पुलिस एक अभियान चला रही है और इसको नाम दिया गया है ऑपरेशन लंगड़ा। इसी ऑपरेशन के तहत शहर शहर अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है। ये 4 तस्वीर जिसमें किसी पर 1 लाख का इनाम है, किसी पर 50,000 का तो किसी पर 25,000 का। ये वो अपराधी हैं जो पुलिस से बचकर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक ही रात में इन चारों को योगी फोर्स ने घुटनों पर ला दिया। पुलिस की गोली से घायल मथुरा के इस अपराधी का नाम बॉबी है, जिसकी तलाश पिछले कई दिनों से पुलिस को थी और जैसे ही सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, अपराधी की तरफ से फायरिंग शुरू हो गई, लेकिन जवाबी कार्रवाई में कुख्यात बदमाश बॉबी घायल हो गया। तो वहीं हाथरस में पुलिस ने 1 लाख के इनामी गुलशन को मुठभेड़ के बाद दबोच लिया। गुलशन पर मर्डर का आरोप है, जो पुलिस को चकमा देकर अब तक फरार चल रहा था, लेकिन देर रात पुलिस से मुठभेड़ में अपराधी घायल हो गया। कुछ ऐसी ही तस्वीर नोएडा से भी आई, जहां दीवार चेन स्नैचर को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस एनकाउंटर में आरोपी के पैर में गोली लगी है। इधर गाजीपुर में पुलिस और एसटीएफ की टीम ने 50,000 के इनामी को गिरफ्तार कर लिया है, जो हत्या के आरोप में फरार चल रहा था, जिसकी पुलिस को काफी समय से तलाश थी। उत्तर प्रदेश के संभल में एक बार फिर बुलडोजर गरजा है और इस बार कार्रवाई की जद में अवैध मजार आई है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर इसका निर्माण किया गया था। अब प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर इसे जमींदोज कर दिया है। ये वही तस्वीरें हैं जो बताती हैं अब प्रदेश में धार्मिक स्थल की आड़ में कोई भी अवैध कब्जा या फिर अतिक्रमण नहीं चलेगा। देखिए कैसे बुलडोजर अपने वार से अवैध मजार को तोड़ रहा और पल भर में इसका नामो निशान मिटा दिया। इस दौरान जो मलबा निकला उसे ट्रैक्टर ट्रॉली में भरा गया। दरअसल राजस्व विभाग फोर्स के साथ बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंचा और अवैध निर्माण को मिनटों में ध्वस्त कर दिया। कोई राजनीति नहीं, कोई अपील नहीं, सिर्फ कार्रवाई। जो जमीन सरकार की थी उस पर धीरे धीरे धार्मिक झंडा फहराने की कोशिश हो रही थी, जिसकी जानकारी जब प्रशासन को हुई तो योगी मॉडल के तहत एक्शन लिया। ये कार्रवाई सिर्फ अवैध मजार पर नहीं थी, बल्कि ऐसा करके बिल्कुल क्लियर मैसेज दिया गया, अवैध कब्जे चाहे जिस नाम से हों, अब वो नहीं टिकेंगे और उनका हिसाब ऐसे ही बुलडोजर चलाकर किया जाएगा। अंबेडकर नगर के जहांगीरगंज में कल शाम उस वक्त बवाल मच गया जब अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस टीम से स्थानीय लोगों की तीखी झड़प हो गई और देखते ही देखते बात हाथापाई तक पहुंच गई। ये पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया। दरअसल कोर्ट के आदेश पर पीडब्ल्यूडी की जमीन से अतिक्रमण हटाने पहुंची थी नगर पंचायत की टीम, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। बुलडोजर के आते ही माहौल गर्मा गया। स्थानीय लोगों ने न सिर्फ विरोध किया बल्कि पुलिस टीम से धक्का मुक्की भी की। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस से हाथापाई का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिससे पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल जहांगीरगंज थाना क्षेत्र में हालात सामान्य हैं, लेकिन इस घटना ने अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के दौरान प्रशासन की चुनौती को फिर उजागर कर दिया है। दिल्ली का बवाना आग के तांडव से दहल गया। यहाँ प्लास्टिक फैक्ट्री में आज भीषण आग लग गई और देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को इस आग ने अपने आगोश में ले लिया, जिससे वहां रखा हुआ सामान जलकर राख हो गया। आग की इन लपटों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी विकराल है। शुरुआत में आग एक कोने में दिखाई दी, लेकिन प्लास्टिक और कच्चे माल की मौजूदगी ने चंद मिनटों में उसे जलती हुई चिंगारी से तबाही की आग में बदल दिया। लपटें तेज थीं और लपटों के साथ साथ उठ रहा था जहरीला धुआं, जो दूर दूर तक फैल गया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन आग इतनी भयानक थी, फायर ब्रिगेड आग बुझाने में घंटों तक जुटी रही। ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। सुबह मंगल आरती और विधि विधान पूजा के बाद भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बालभद्र को रथ पर विराजित किया गया। फिर विधिवत पूजा हुई और उसके साथ ही रथ को बांसीबाड़ी के लिए रवाना कर दिया गया। इस दौरान भक्तों में रथ की रस्सी खींचने की होड़ लगी हुई थी। माना जाता है कि भगवान जिसे चाहते हैं वही रस्सी तक पहुंच पाता है और जब एक बार वो रस्सी पकड़ लेता है तो फिर ऐसा लगता है कि मानो भगवान जगन्नाथ ही अपने उस भक्त का हाथ पकड़ लेते हों। धरती अब हर तरफ बस जय जगन्नाथ की गूंज से गूंज रही है। लेकिन इससे पहले रथ यात्रा की उस परंपरा का निर्वहन हुआ जिसे पूरी राज परिवार के लोग संपन्न कराते हैं। रथ के रास्ते पर सोने के झाड़ू से बुहारा लगाना, जिसके बाद हजारों की संख्या में भक्त भगवान के रथ को खींचना शुरू कर दिया। जय जगन्नाथ के उद्घोष से धरती आसमान गूंजायमान हो गया।
पारंपरिक वाद्य यंत्र शंख की ध्वनि वातावरण को भक्तिमय बना रही थी। भगवान जगन्नाथ अपने नंदी घोष रथ, देवी सुभद्रा को दर्पदलन और बलभद्र को तालध्वज रथ पर विराजित थे, जिनके दर्शन के लिए, जिनके रथ को खींचने के लिए साल भर पुरीवासी इंतजार करते हैं। पूरे 12 दिनों तक पुरी में उत्सव का माहौल रहेगा। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ करीब 3 किलोमीटर दूर गुंडिचा मंदिर जाते हैं। ये उनकी मौसी का घर माना जाता है। ये यात्रा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था, प्रेम और समर्पण का एक जीता जागता उदाहरण है, जिसकी एक झलक देखने भर के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचे हुए हैं। पुरी समेत देश के कई हिस्सों में आज रथ यात्रा का आगाज हो गया। अहमदाबाद से लेकर रायपुर तक रथ यात्राओं का आयोजन किया गया और इसमें राजनीतिक हस्तियां भी शामिल हुई। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह सुबह 4 बजे ही शाह मंगल आरती करने पहुंच गए थे। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पाहिंद विधि कर रथ यात्रा की शुरुआत की। रात तकरीबन 8:30 पर भगवान वापस मंदिर लौटेंगे। इधर पुरी में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ मौजूद रहे। साथ में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी थे और ये बने पुरी के जगन्नाथ रथ यात्रा के गवाह। इधर बंगाल में रथ यात्रा पर सियासत हावी रही। पुरी की तर्ज पर दीघा में रथ यात्रा को फेमस बनाने में बंगाल सरकार जुटी हुई है। ममता बनर्जी खुद इस मौके पर मौजूद रही। वहीं रायपुर में भी धूमधाम से रथ यात्रा की शुरुआत हुई, जिसमें सीएम विष्णुदेव के साथ ही कई मंत्री शामिल हुए। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर भक्तों में गजब का उत्साह रहता है। कई महीने पहले से ही रथ यात्रा की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। वहीं इस बार उनके भक्त अनोखे ही अंदाज में अपने प्रभु का स्वागत करते नजर आए। प्रभु जगन्नाथ के प्रति प्रेम ही कहें कि देर रात से ही उनके भक्त उनके दर्शन के लिए जगन्नाथपुरी पहुंच गए थे। लेकिन दूसरी ओर कुछ भक्त ऐसे भी हैं जिन्होंने खास अंदाज में अपने प्रभु का अभिनंदन किया। जैसे ये सैंड आर्टिस्ट। जैसे जैसे रथ यात्रा की घड़ी नजदीक आ रही थी, पुरी के समुद्री तट पर ये आर्ट आकार लेती जा रही थी। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भगवान जगन्नाथ का आर्ट तैयार कर सभी को रथ यात्रा की शुभकामनाएं दी। सैंड आर्टिस्ट ने हूबहू प्रभु जगन्नाथ को वहीं आकार दे दिया जो रथ में विराजमान होकर मासीबाड़ी के लिए रवाना हुए। दूसरी ओर कलाकार नृत्य और गीत के जरिए भगवान के आगमन का उत्सव मनाते नजर आए। रथ के सामने ओडिशी नृत्य का विशेष आयोजन किया गया। दूसरी ओर अहमदाबाद में निकाली गई रथ यात्रा के दौरान भक्तों में भगवत भक्ति के साथ देशभक्ति का जोश भी भरा गया। यहाँ रथ यात्रा में ऑपरेशन सिंदूर को दर्शाया गया। अहमदाबाद की ऐतिहासिक रथ यात्रा के दौरान आज उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक गजराज बेकाबू हो गया। खड़िया गेट के पास निकली यात्रा को फौरन रोक दिया गया और फिर सुरक्षा बल हरकत में आ गए। खचाखच भीड़, ढोल नगाड़ों की आवाज और अचानक बेकाबू हुआ गजराज। खाड़िया गेट के पास रथ यात्रा के दौरान हाथी अचानक तैश में आ गया और बेकाबू होकर दौड़ने लगा, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। लोगों ने दूरी बनाकर खुद को सुरक्षित किया। मौके पर तुरंत पहुंची कांकरिया जू की विशेष टीम ने हाथी को शांत किया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद गजराज को काबू में लिया गया। दरअसल रथ यात्रा में 17 हाथियों के ग्रुप में सबसे आगे चल रहा था। इस दौरान डीजे के अत्यधिक शोर के कारण अचानक एक हाथी बेकाबू हो गया। गजराज को रथ यात्रा से हटाकर हाथी खाना वापस ले जाया गया। एहतियातन यात्रा को कुछ समय के लिए रोका गया, लेकिन स्थिति पर जल्द ही नियंत्रण पा लिया गया। इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। प्रशासन और जू टीम की मुस्तैदी से एक बड़ी अनहोनी टल गई। रथ यात्रा को भी दोबारा शुरू कर दिया गया। मध्य प्रदेश के रतलाम में आज गजब हो गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव के काफिले में शामिल करीब 19 गाड़ियों में अचानक आई गड़बड़ी और फिर रास्ते में अचानक इन सभी गाड़ियों का एक एक कर बंद पड़ना प्रशासन के लिए एक अलार्म सा बज गया और हड़कंप मच गया। जब जांच हुई तो पता चला कि मुख्यमंत्री के काफिले की इन गाड़ियों में पानी मिला हुआ था, डीजल डाला गया था। मिलावटखोरों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव की फ्लीट की गाड़ियों को भी नहीं बख्शा, जिसके बाद कर्मचारी बंद पड़ी इन इनोवा गाड़ियों को धक्का लगाते नजर आए। 19 इस तरीके की इनोवा कार हैं जो सीएम के काफिले में लगने वाली थी कल, लेकिन अब ये यहाँ पर खड़ी हुई है और इनसे डीजल निकाला जा रहा है। जी हाँ, डीजल भरा नहीं जा रहा बल्कि निकाला जा रहा है और इसका कारण ये है कि इसके डीजल में कुछ पानी मिला होने के कारण ये सारे वाहन जो है बंद हो चुके हैं और ये सारे वाहन जो हैं ये कल सीएम के काफिले में लगने वाले थे। तस्वीरें रतलाम के डोसी गांव के भारत पेट्रोल पंप की हैं, जहां से इन सभी गाड़ियों में डीजल फुल करवाया गया था। यहाँ पर हमने डीजल डलवाया, हमारी सारी गाड़ियों में डीजल हमने फुल करवाया क्योंकि कल सीएम साहब का कार्यक्रम थे, हमारी गाड़ियाँ उनमें लगी हुई हैं।
तो हमने डीजल डलवाने के बाद में हमारी एक एक करके गाड़ी हमने साइड में खड़ी करी भरने के बाद, तो हमारी एक गाड़ी बंद हुई, 2 गाड़ी बंद हुई, धीरे धीरे करके हमारी सारी गाड़ियाँ बंद हो गई है। उसे चेक करवाया, तो चेक करा तो उसमें आधा डीजल आधा पानी निकला। सोचिए, जब सीएम काफिले की गाड़ियों में ये आधा पानी मिला डीजल डाल सकते हैं तो आम आदमी की गाड़ी में क्यों नहीं डालेंगे। घटना को लेकर कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी ने सवाल उठाए। अब मामला सीएम से जुड़ा है तो प्रशासन भी तुरंत हरकत में आया और सख्त एक्शन की तैयारी भी सुनिश्चित कर दी। दिल्ली में एक बार फिर गैंगस्टर एक्टिव हो चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि इस बार लंदन से ऑर्डर आया है और दिल्ली के बवाना में गैंगस्टर मंजीत महाल के भांजे को गोलियों से छलनी कर दिया गया। हत्या के पीछे गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू का कनेक्शन माना जा रहा है, जो लंदन में बैठकर दिल्ली में गैंग वॉर करवाता रहता है। जिस जगह इस वारदात को अंजाम दिया गया उस इलाके में कई गैंग पहले से एक्टिव हैं, जिसमें जेल में गैंगस्टर मंजीत महल के गुर्गे भी रहते हैं और इसी इलाके में गैंगस्टर कपिल सांगवान के शूटर ने मंजीत महल के भांजे दीपक की हत्या कर दी। दरअसल गैंगस्टर नंदू और मंजीत की दुश्मनी काफी पुरानी है। अब तक दोनों तरफ से 10 से ज्यादा मर्डर हो चुके हैं। इस बार मंजीत के भांजे दीपक की हत्या कर दी। लंदन में बैठे नंदू गैंग के शूटर का कनेक्शन सामने आ रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस वारदात को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया है। गैंगस्टर नंदू और मंजीत की दुश्मनी के बीच टारगेट पर दीपक ही था, जिसे पहले भी धमकी मिल चुकी है। ऐसे में नंदू गैंग के शूटरों ने मॉर्निंग वॉक पर गए दीपक को गोलियों से छलनी कर दिया और वारदात को अंजाम देकर फरार भी हो गए। अब पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पंजाब में एक बार फिर गैंग वॉर की आहट सुनाई दे रही है। बटाला में दिन दहाड़े गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां की आज हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और फिर मौके से फरार हो गए और ये पूरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। बकायदा अपराधी ने पहले 3 गोलियां फायर की, फिर बाइक को आगे बढ़ाया और फिर से आखिरी फायर कर दिया। यानी अपराधियों को किसी का डर भी नहीं था। पंजाब के बटाला के कादिया में फायरिंग की घटना ने सबको सन्न कर दिया है, जहां बेखौफ बदमाशों ने गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां को सरेआम गोली मार दी। जग्गू भगवानपुरिया पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर है। भगवानपुरिया का नाम सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में भी सामने आ चुका है। उस पर 128 संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। जग्गू फिलहाल सिलचर सेंट्रल जेल असम में बंद है। मार्च में उसे पंजाब से शिफ्ट किया गया था। उस पर ड्रग्स तस्करी के भी कई मामले हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों की माने तो ये वारदात एक बड़ी गैंग वॉर की शुरुआत हो सकती है। पंजाब में गैंग के बीच खून की होली खेलने की तैयारी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन इस वारदात ने राज्य में कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब तक आपने बुलडोजर एक्शन देखा होगा, लेकिन कभी बुलडोजर पर एक्शन होते हुए नहीं देखा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा मैं क्यों पूछ रही हूँ, तो उसकी वजह राजस्थान के धौलपुर से एक खबर सामने आई है, वो आप देखिए। जहां पुलिस ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 25 से ज्यादा बुलडोजर्स को जब्त किया। प्लान साफ था, बरसात के मौसम में बजरी की डिमांड बढ़ेगी और वहीं से माफिया करोड़ों का खेल खेलने वाले थे। लेकिन इससे पहले कि अवैध सप्लाई शुरू होती, पुलिस ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। दरअसल चंबल नदी में बजरी माफियाओं ने अवैध खनन किया था और बजरी के स्टॉक को मोरोली इलाके में रखा था, लेकिन समय रहते पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस दौरान वहां बजरी का स्टॉक तो मिला ही, साथ ही माफिया के बुलडोजर भी खड़े मिले। बुलडोजर को जब्त कर पुलिस उन्हें अपने साथ थाने ले गई, जैसा आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये कार्रवाई सिर्फ बुलडोजर जब्त करने की नहीं, बल्कि अवैध खनन के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने का संकेत है। चंबल में अब कानून का बुलडोजर चला है और माफिया की हनक टूटती दिखाई दे रही है। एटम बम वाले पाकिस्तान पर अब वाटर बम फूट गया है, क्योंकि भारत ने बगलिहार और सलाल डैम के गेट्स को खोल दिया है और इसमें पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ेंगी जब ये पानी पाकिस्तान में पहुंचेगा। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बनने की भी आशंका है। जो मुल्क कल तक पानी रोकने पर जंग की बात कर रहा था, अब वो पानी के बढ़ते बहाव से डरा हुआ है। जो मुल्क अभी कुछ महीने पहले चिल्ला रहा था पानी रोकोगे तो जंग होगी, वो पाकिस्तान पानी से कांपेगा, क्योंकि ये सिर्फ पानी नहीं है, पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा है। आप सोच सकते हैं कि जब ये पाकिस्तान पहुंचेगा तो उसका क्या हाल होगा। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया था। तब उसके पाले आतंकी हाफिज सईद ने हिंदुस्तान को धमकी देते हुए कहा था, अगर पाकिस्तान का पानी रोका तो कश्मीर की दरियाओं में खून बहेगा। अब बहता पानी ही पाकिस्तान की नींद उड़ा रहा है, क्योंकि पंजाब, सिंध और पीओके तक चिनाब का पानी पहुंच रहा है, जिसे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल भारत ने न तो नियम तोड़े न कोई उकसाव किया। जम्मू और कश्मीर में भारी बारिश के कारण चिनाब नदी का जल स्तर बढ़ गया, जिससे बगलिहार और सलाल डैम ओवरफ्लो हो गए, जिसके बाद दोनों बांधों के गेट खोल दिए हैं, जिससे दुश्मन खुद बहाव में बहता दिखेगा।
पाकिस्तान में इस दरिया के किनारे करीबन 21% लैंड है, वो या तो बंद करने से सूखे में आ जाती है या जैसे आज पानी खोला गया है अचानक वहाँ फ्लड रिस्क जो है बढ़ गया। झारखंड में अगले 3 से 4 दिनों भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, खासकर राजधानी रांची और आसपास के जिलों में, लिहाजा लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। बावजूद इसके लोग हैं कि मानने को तैयार ही नहीं जब तक कि लेने के देने ना पड़ जाए। घटना रांची से लगते लोहरदगा जिले की है, जहां बरही नदी उफान पर है। यहां भोक्ता नाला के पास मौजूद पुल के कई फीट ऊपर तक पानी बह रहा है, लेकिन इस खतरे को नजरअंदाज कर एक बाइक सवार पुल को पार करने लगता है। लोगों के मना करने के बावजूद वो नहीं मानता। पुल पार करने के दौरान वो अचानक तेज बहाव में फंस जाता है। युवक को पानी में फंसा देख वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी और साथ ही युवक को बचाने का प्रयास भी शुरू कर दिया। लोगों ने पानी में फंसे युवक तक रस्सी पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे, जिसके बाद एक स्थानीय शख्स ने जान जोखिम में डालकर कमर में रस्सी बांधकर पानी में फंसे युवक तक जाने का फैसला किया। कुछ देर की जद्दोजहद के बाद रस्सी के सहारे वो शख्स पानी में फंसे युवक तक पहुंच जाता है, जिसके बाद दूसरी ओर खड़े लोग उन्हें बाहर खींच लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में तबाही की तस्वीर है, वो मंजर जो रोंगटे खड़े कर दे। बादल फटा, नदी उफान पर आई और फिर जिंदगी थम गई। जी न्यूज यहां पर पहुंचा है ग्राउंड जीरो पर, जहां हर कोना सिर्फ तबाही की कहानी बयां कर रहा है। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये मंजर हिमाचल के कुल्लू का है, जहां बादल फटने के बाद रास्ता बह गया है। हर मोड़ पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। तेज बहाव में लकड़ियां बहती दिख रही हैं। ये प्राचीन माता का मंदिर भी पानी में समा चुका है। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, मंदिर भी आधा जो है पानी में डूब गया है। मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इसी मंदिर के पास में ही यहाँ पर एक जेसीबी मशीन है जो काम कर रही थी, वो भी चपेट में आ गई, वो भी वहाँ पर दबी हुई है। बादल फटने से लोग अब भी खौफ के साए में हैं। रेस्क्यू में तैनात जेसीबी भी पानी में बह चुकी है। कई घर बर्बाद हो गए हैं, दुकानें बंद पड़ी हैं। तबाही का ऐसा मंजर जिसे भूल पाना आसान नहीं। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि अगर पानी और बढ़ा तो जिस जगह से जी मीडिया संवाददाता नीरज गौर ग्राउंड रिपोर्ट कवर कर रहे हैं, वो इलाका भी बह सकता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बादल फटने से तबाही मच गई है। प्राकृतिक आपदा ने इलाके को हिलाकर रख दिया है। वहीं इस आपदा का बड़ा प्रभाव पैकेज पावर प्रोजेक्ट पर भी पड़ा है। पूरे क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन जैसी स्थिति पैदा हो गई। भारी भरकम लंबा पेड़ मलबे के साथ इस जगह पर बहकर आ गया। इसी से साफ है कि बादल फटने के बाद यहाँ पर तबाही का मंजर कैसा रहा होगा। लेकिन विशेष चिंता का विषय ये पावर प्रोजेक्ट है, जिस पर इस प्राकृतिक आपदा का गहरा असर पड़ा है। पावर हाउस का हिस्सा है, इसे भी नुकसान हुआ है। जो सामान इसमें रखा हुआ था उसको भी नुकसान पहुँचा। जितना भी सामान इसमें रखा था, यहाँ पर तमाम उपकरण थे, उन सभी को यहाँ पर नुकसान हो गया है, और जिसकी वजह से पूरा टीन शेड को नुकसान पहुंचा। और फिर यहाँ पर जो भी सामान रखा था वो सब तहस नहस हो गया। बड़े बड़े यहाँ पर जो पिलर थे उन सबको नुकसान हुआ, और लगातार यहाँ जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो काम कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आखिरकार कितना नुकसान जो है इस पावर हाउस का जो हिस्सा है उसे पहुँचा है। और ये नुकसान की जो तस्वीरें हैं काफ़ी ज़्यादा भयानक है, खतरनाक हैं। जो लोग यहाँ काम कर रहे थे उन्होंने अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन जो भारी क्षति इस पावर हाउस को हुई है उससे उत्पादन में बाधा आ सकती है। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। वायरल हो रहे इस वीडियो में एक टैक्सी चालक उफनती पिंडर नदी को पार करता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो भी बिना किसी पुल के, सीधे तेज बहाव के बीच से। बताया जा रहा है कि यह वीडियो सोराग गांव का है, जहां हाल की भारी बारिश में लकड़ी का अस्थायी पुल बह गया। अब पुल न होने की वजह से गांव के लोग जान जोखिम में डालकर टैक्सी या पैदल नदी पार करने को मजबूर हैं। एक बार फिर देखिए उफानती नदियों के कैसे तेज बहाव के बीच जान जोखिम में डालकर लोग टैक्सी से या पैदल ही इस खतरनाक बहाव को पार करने को मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ स्थायी पुल नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर जल्द ही कोई स्थायी पुल नहीं बनाया गया तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बागेश्वर से यह वीडियो सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं बल्कि सिस्टम से सवाल है। क्या लोगों की जान जाने के बाद ही कोई कदम उठेगा? अब देखना यह है कि प्रशासन इस जानलेवा स्थिति पर कब तक चुप्पी साधे रहता है।
केदारनाथ की यात्रा दुर्गम पहाड़ियों से होकर गुजरती है। यहाँ आए दिन लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें इस बार मनकुटिया से सामने आई हैं, जहाँ अचानक पहाड़ों से पत्थर गिरने लगे और यात्री अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। ये सब कुछ अचानक हुआ। यात्री मनकुटिया से होकर जैसे ही गुजर रहे थे, पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। जब तक लोग समझ पाते, लैंडस्लाइड की रफ्तार और तेज हो गई। जिसके बाद इंसान के साथ जानवर भी अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आए। हालांकि इस घटना में यात्रा मार्ग पर किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लोगों ने भागकर अपनी जान बचा ली, तो कुछ लोग भूस्खलन के बाद उठे धुएं के गुब्बार को देखते नजर आए। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के सोनप्रयाग में एक बार फिर कुदरत ने दिखाई अपनी ताकत। एक शटल पार्किंग के पास अचानक पहाड़ी से गिरे विशालकाय पत्थर और इससे यहां अफरा तफरी मच गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब पार्किंग एरिया में यात्रियों की आवाजाही जारी थी। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कुछ वाहन जरूर क्षतिग्रस्त हुए हैं। पहाड़ों से लेकर मैदान तक आसमानी आफत जमकर बरस रही है। मैदानी इलाकों में बाढ़ तो पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की वजह से हालात भयावह हैं। तबाही की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद डराने वाली हैं। ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की तस्वीर है। यहाँ नदियों का रौद्र रूप सब कुछ डुबाने पर आमादा है। नदी किनारे शिव जी की विशाल मूर्ति करीब करीब डूब चुकी है। पानी से शंकर भगवान का जलाभिषेक हो रहा है। इधर नदियां उफान पर है, तो पहाड़ों में लैंडस्लाइड की वजह से कई रास्ते बंद हो चुके हैं। सिर्फ पहाड़ ही नहीं, मैदानी इलाकों में इससे भी भीषण तबाही मची है। मध्य प्रदेश में नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कें पानी में डूब चुकी हैं और लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आफत की तस्वीर राजस्थान से भी आई। यहाँ 2 बाइक सवार नदी में बह गए, जिसमें से एक का रेस्क्यू कर लिया गया, तो दूसरा अब तक लापता है। मौके पर पहुंची टीम मदद में जुटी और बाइक को नदी से बाहर निकाल लिया। Zee News।